हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का 5th सेशन करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। और अगर आपने कोई भी वीडियो आपको लग रहा है कि पहले की सेशन की छूट गई है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपके लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी गई है, कंप्यूटर सब्जेक्ट की अलग भी बना दी गई है जिसमें आपके सारे कंप्यूटर के सेशंस और प्रैक्टिस सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन्होंने बोला ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन। तो जैसे आपको पता है कि थर्ड और फोर्थ सेशन में आप 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब ये 101 क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है हर एक आईपी पैकेट के अंदर क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि जो आईपी एड्रेस होता है उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों होना चाहिए, जिसमें आपको ये पता लग जाए कि क्या सोर्स है, कहाँ से इंफॉर्मेशन निकलनी है और कहाँ पर जाएगी। तो इसका हो गया ऑप्शन 3। एन आईपी एड्रेस इज डैश बिट नंबर। आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का 32 बिट का नंबर होता है। इसके अलावा ईथरनेट का क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में, 48 बिट का होता है। ध्यान रखेंगे, ईथरनेट का 48 बिट का होता है और आईपी एड्रेस का 32 बिट का होता है। एफटीपी कैन ट्रांसफर। देखो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन या फाइल्स ट्रांसफर होती हैं, आपको मैंने बता रखा है। तो एफटीपी उनमें से ही एक है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये करता क्या है, ये जिन भी कंप्यूटर के बीच में इंटरनेट कनेक्शन है उनके बीच में फाइल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो इट ऑल्सो वर्क्स बिटवीन कंप्यूटर्स यूजिंग टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप एंड्रॉयड फ़ोन से एप्पल के फ़ोन में अगर आप सेंड कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, बट आप किसके थ्रू, एफटीपी के थ्रू फाइल सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये चीज़ हो गई। Which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that accesses web-based information? अगर आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, अगर एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है यानी एक ऐसा रूल है जो कम्युनिकेशन को डिसाइड करता है, लेकिन वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन की, जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उसको अगर आपको कम्युनिकेट करना हो तो इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट का मतलब हो गया ऐसा कोई भी टेक्स्ट जो वेब पे अपलोडेड है। तो अगर आपको वेब पे जो भी आपको प्रेजेंट है, कोई भी चीज़ है, अगर आपको वो ट्रांसफ़र करनी हो, आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये डिफाइन करता है कि जो मैसेजेस हैं वो कैसे फॉर्मेट होंगे, दिखाई कैसे देंगे, कैसे ट्रांसमिट होंगे और क्या एक्शन कोई भी लेगा। जैसे ही हम क्या करते हैं, हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे कुछ भी कमांड देते हैं तो कैसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा, वो सब कुछ HTTP ही डिसाइड करता है। इसी के साथ आपको मैं एक और बात बता दूं, HTTP के अंदर अगर आपको जो भी टेक्स्ट है आपको उसको वेब पे अपलोड करना है, इंटरनेट पे अपलोड करना है, तो जो भी आपको टेक्स्ट आपके पास है आप उसको कन्वर्ट कर दोगे HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कन्वर्ट करते ही HTTP के रूल्स के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, वेब पे अपलोड हो जाएगा और आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। खैर, इसी का जो कनेक्शन है, जो इसका आंसर है, वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन के लिए, जो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसकी कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो, HTTP। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड ऑन द वेब। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको वेब पे पब्लिश करना हो, इंटरनेट पे पब्लिश करना हो, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो। अभी मैंने बताया HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। इन HTML, इस लैंग्वेज में, ये जो लैंग्वेज होती है प्रॉपर कोडिंग टाइप की लैंग्वेज है। जैसे अगर आप में से किसी को कोडिंग का आइडिया नहीं है तो आपको बता दूं, कोडिंग में हम अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो HTML स्पेशली बात करूं तो HTML में जब लैंग्वेज की स्टार्टिंग करते हो, आप कोडिंग की शुरुआत करते हो, तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है सब कुछ। तो ये ध्यान रखेंगे। तो HTML के अंदर कौन से टैग्स हैं जो आप यूज़ करते हो कीवर्ड्स को लिखने के लिए, आप एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करते हो। टेलनेट क्या है आपको मैं बता दूं, अभी जस्ट आई थिंक इससे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट में मैंने सारे प्रोटोकॉल्स एक जगह लिख रखे हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि कोई भी कंप्यूटर का नेटवर्क या कंप्यूटर फॉलो करता है। तो टेलनेट उन्हीं में से एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है। टेलनेट का क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पे चलेगा और ये क्या करता है, ये पीसी को किसी भी
सर्वर से कनेक्ट कर देगा, किसी भी इंटरनेट के सर्वर से कनेक्ट कर देगा, जिसको आप टेलनेट बोलते हो। पहले इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये होता है टेलनेट। टेलनेट क्या हो गया? एक प्रोटोकॉल है। The Dash service allows a group of internet users to exchange their views on some common topic। अगर बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स हैं, उन्हें किसी एक टॉपिक पे अपने व्यूज देने हैं, तो आप क्या करोगे? आप इंटरनेट को इस तरीके से याद रखो कि अगर आपको एक ही टॉपिक पे कुछ व्यूज देने हैं तो आप क्या करोगे? आप इंटरनेट को यूज करते हो, राइट? तो यूज नेट जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक ही टॉपिक पे अगर बहुत सारे यूजर्स को कुछ भी अपना व्यूज शेयर करने हो, वो यूज नेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ये प्रोटोकॉल है, ये एक ऐसा रूल है जो ये बताएगा कि अगर बहुत सारे यूजर्स को एक ही कॉमन पॉइंट पर अगर कुछ व्यूज शेयर करने हैं, वो कैसे शेयर करेंगे। इसी के बाद हम ये देखिए, सारे के सारे आपके प्रोटोकॉल्स आ गए। सबसे पहले बात करते हैं PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की। ये एक डायल अकाउंट है जो कंप्यूटर को किससे जोड़ता है? इंटरनेट से जोड़ता है। SMTP मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको दिख रहा है मेल का ट्रांसफर, यानी ये ईमेल सर्विसेज यूज करती हैं। ये ईमेल सर्विसेज जो है वो यूज करती हैं। ये इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ईमेल का मैसेज कैसे जाएगा और कैसे आएगा। तो ये हो गया SMTP। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया यूजनेट प्रोटोकॉल। इट अलाउज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी को भी अपने व्यूज एक्सचेंज करने हैं एक कॉमन टॉपिक पे, तो आप यूजनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो। टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है? पीसी को एक सर्वर से कनेक्ट करना है। नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, तो उनमें कोई एक सर्वर है जिसमें 3-4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो किसी एक सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आप टेलनेट का यूज करते हो। वेप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन का मतलब तो आप समझ गए ना, किसी भी वेब ब्राउजर से, कोई भी छोटी डिवाइस है लाइक फोन है, मोबाइल फोन में किस तरीके से वेब ब्राउजर काम करेंगे, उसके लिए आप यूज करते हो वेप। नेक्स्ट है VoIP, काफ़ी इस्तेमाल करते हो, ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरनेट पे जो कॉल्स हम करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट POP3। इनमें से आप क्या नहीं भूल सकते? आप SMTP नहीं भूल सकते हो, आप PPP नहीं भूल सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए। यूजनेट आप नहीं भूल सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VoIP आप नहीं भूल सकते हो, और साथ में POP3। ये लोकल, आप ये समझ लो कि अगर कोई रिमोट सर्वर है जो सर्वर ज़्यादा यूज़ नहीं होता और उस सर्वर से आपको कोई ईमेल लेना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके फुल फॉर्म्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल फैसिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने जस्ट आपको अभी समझाया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अभी जस्ट मैंने आपको बताया। विच की ऑन द विंडोज कीबोर्ड सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड। आपको अगर याद हो, मैंने एक तो बताया था कंट्रोल F2, फोटो आपको बताया था, फुल स्क्रीन पे फोटो चाहिए। अगर आप ये नहीं प्रेस करना चाहते, सिर्फ एक की आपको यूज करनी है, आप क्या यूज करोगे? F11 यूज करोगे, तो ऑप्शन 4। इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स। जिन वेबसाइट्स पे आप ज़्यादातर जाते हो, तो आप उनको कैसे सेव कर सकते हो? आप उनको फेवरेट्स में डाल दो। फेवरेट्स में डालते क्या होगा? आपको वो वेबसाइट्स ऊपर ही दिख जाएंगी, आप उन पर डायरेक्टली क्लिक करोगे और वही वेबसाइट खुल जाएगी। द डैश विच कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस। देखो, जब भी आप किसी वेब पे जाओगे, आपको वहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा है कि किस चीज़ के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, जो कि इज़ वन ऑफ द मोर पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। तो जब भी आप किसी वेब सर्वर पे जाते हो, यानी किसी वेब के सर्वर पे जाते हो, वहाँ पे बिलियंस ऑफ वेब पेजेस आपको मिलेंगे, मतलब बहुत सारे पेजेस मिलेंगे जिनका प्रॉपर एक ग्रुप जो है उसको आप क्या कहते हैं? वेब सर्वर बोलते हैं। द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ द डोमेन नेम डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ। जब भी कोई डोमेन नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा ईमेल है तो .com हम यूज करते हैं लास्ट में, राइट? तो ये जो लास्ट के जो 3 लेटर्स होते हैं, ये किस चीज को दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो। ये मैंने आपको क्लासेस में भी समझाया है। फॉर एग्जाम्पल .com का मतलब होता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। .gov इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है। तो इन्होंने क्या बोला है, क्या दिखाएंगे आपको? ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करेंगे। Specialized programs that assist users in locating information on the web are called। वो प्रोग्राम्स कौन से होते हैं जो वेब के अंदर इंफॉर्मेशन को लोकेट करेंगे, उनको आप क्या बोलते हो? तो उनको आप क्या बोलते हो? उनको बोलते हैं, देखिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं।
इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस ही बात है, सर्च इंजन का ही इस्तेमाल करते हो आप वेब पे किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम का आप इस्तेमाल करते हो, तो सर्च इंजन जो है वो क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में हेल्प करेंगे ऑन द वेब। A dash is a term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria। यानी आप कौन सी टर्म यूज़ करते हो जब आपने जो टाइप किया है वही खुल के आ जाए, यानी जो आप टाइप कर रहे हो, जो आपको ढूंढना है वही एग्जैक्टली आपको मिल जाए, तो आप कौन सी टर्म यूज़ करते हो। वी यूज़ द टर्म हिट। हिट का मतलब होता है कि हाँ ठीक है, जो हमने टाइप किया वही चीज़ सर्च में आपकी हो गई है। प्रोजेक्ट लोन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो लोन, जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लोन एक सर्च इंजन है जो किसने स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया है गूगल ने। आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम है इंटरनेट सर्विसेज को रूरल और रिमोट एरियाज तक पहुंचाना है, जो बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन तक पहुंचाना है, यूजिंग हाई एल्टीट्यूड हीलियम फिल्ड बलून्स। तो ये काफ़ी अच्छे से आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे। स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस इज कॉल्ड। जो ईमेल मैसेजेस का स्टोरेज एरिया होता है उसको आप क्या चीज़ से कह के बुलाते हो, तो हम उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। आपने देखा भी होगा जब आप ईमेल जीमेल ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है मेल बॉक्स। तो ईमेल मैसेजेस जो भी आपके मेल्स आते हैं आपको एक डायरेक्टरी की फॉर्म में दिख जाएंगे, लिस्ट की फॉर्म में दिख जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स बोलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज यूज फॉर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, टॉकिंग टू ईच अदर इसके लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, लाइव कॉन्वर्जेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। अगर आप गुड्स को यानी किसी भी सामान को ट्रेड कर रहे हो इंटरनेट पे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ई ट्रेडिंग। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2 यानी ई ट्रेडिंग। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा ई कॉमर्स और ई ट्रेडिंग में। तो ई कॉमर्स में सारे बिजनेस आते हैं बट ट्रेडिंग यानी सामान को बेचना और खरीदने को ई ट्रेडिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट ईमेल। इंटरनेट के ईमेल से इनमें से कौन सी टर्म रिलेटेड है। प्लोटर, एक प्लोटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं है। स्लाइड प्रेजेंटेशन, ये पावर पॉइंट से रिलेटेड है। बुकमार्क, बुकमार्क बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है, ईमेल से, इंटरनेट ईमेल से। पाई चार्ट, पाई चार्ट आप इंसर्ट करते हो डॉक्यूमेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये कुछ नहीं है। बुकमार्क इज द करेक्ट आंसर। अ स्टोर्ड लिंक टू अ वेब पेज, यानी एक ऐसा लिंक जो आपने स्टोर कर रखा है, अपने पास सेव कर रखा है किसी वेब पेज का, ताकि आप फटाफट से क्विक और इजी एक्सेस कर लें बाद में। अगर आपने कोई पेज खोला, आपने उसके लिंक को सेव कर लिया ताकि आप बाद में बहुत आराम से उस पेज तक चले जाएं, आपको सर्च ना करना पड़े, तो उसको आप क्या कहते हैं, हम बोलते हैं बुकमार्क कर लेना। यानी आपने देखा होगा अगर आप मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं तो जिन वेबसाइट से करते हैं हम उनके लिंक को वेब बुकमार्क बना लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें वही वेबसाइट खोलना हो हमें बस उस लिंक पे क्लिक करना हो। अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स। अगर इंटरनेट पे कोई होस्ट है वो दूसरे होस्ट को कैसे फाइंड आउट करता है, उसके आईपी एड्रेस से। सबका आईपी एड्रेस यूनिक होता है, 32 बिट्स का ये एड्रेस होता है और ये सबका यूनिक होता है। आईपी एड्रेस की हेल्प से ही एक होस्ट दूसरे होस्ट को फाइंड आउट कर सकता है। डैश इज अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की वो ब्रांच जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। कंप्यूटर सिक्योरिटी ये भी बिल्कुल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, साइबर सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, सारी की सारी टर्म्स इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो आपका हार्डवेयर जो होंगी जिनको आप हाथ लगा सकते हो यानी वो डिवाइसेस का इस्तेमाल करेगी, और सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो सॉफ्टवेयर आपने डाले हुए हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पसेस का इस्तेमाल करेगा। तो क्या चीज़ है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पे काम करता है, आपका सिस्टम। तो इन्हीं दोनों की हेल्प से आपके सिस्टम का डिज़ाइन बनाया जाता है। तो सिस्टम डिज़ाइन इज द करेक्ट आंसर। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। कोई भी आपने कोड डाला, आप कोडिंग कर रहे हो, वो स्क्रैम्बल हो जाता है, वो आगे पीछे हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। आप अगर व्हाट्सएप पे कॉल करते हो उसमें लिखा आता है कि योर कॉल इज नाउ एनक्रिप्टेड, यानी जो आप बोल रहे हो वो कोई नहीं सुन सकता क्योंकि आप इधर से जो बोल रहे हो वो कोडेड फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में दूसरे तक जाएगा, फिर वहां पे दोबारा डी कोड होगा और वो सब सुन पाएंगे। हालांकि ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें नहीं पता लग रहा है कब कोड हो रहा है और कब डी कोड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। द मेन रीजन टू एनक्रिप्ट अ फाइल। ये एनक्रिप्शन क्यों होता है, एनक्रिप्शन इसलिए किया जाता है ताकि जब आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, जब आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हो तो उसमें उसका सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाए। तो टू सिक्योर
इट फॉर ट्रांसमिशन। साइज को रिड्यूस करने के लिए नहीं करते, बैकअप के लिए नहीं करते और स्टार्टअप सीक्वेंस के लिए भी नहीं करते। मेन चीज़ है उसको जब ट्रांसमिशन कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हो, तो उसको सिक्योर करने के लिए, ताकि कोई और उसके लिए उसका मिसयूज ना कर सके। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स आर अनदर सोर्स ऑफ। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो किस चीज़ का सोर्स होता है? वो होता है वायरस अटैक का। वायरस का सबसे पहले अटैक होगा अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम होगा तो ये होगा वायरस अटैक का। अ कंप्यूटर वायरस इज, जो कंप्यूटर में वायरस होता है, इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, यानी जानबूझकर बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है ये। क्रिएटेड एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली तो नहीं बनाते हैं। प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सम प्रोग्राम एरर, किसी प्रोग्राम में अगर एरर आ गया तब बनता है, जी नहीं। वायरसेस हमेशा डेलिबरेटली बनाए जाते हैं कुछ भी मिसयूज करने के लिए। इफ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ, अगर कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डेफिनेटली उसके अंदर वायरस है, इट हैज़ अ वायरस। तो इसका आंसर ये सही है। द फर्स्ट पीसी वायरस वॉज डेवलप्ड इन, सबसे पहला वायरस जो है वो कब बनाया गया था? सबसे पहला जो वायरस है वो आपको देखने को मिला था 1986 में। तो 1986 में सबसे पहला वायरस जो था वो तब डेवलप किया गया था। विच वॉज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस, सबसे पहला सेक्टर वायरस कौन सा था जो बार बार पीसी को बूट कर रहा था? उसका नाम था बॉम्ब, ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर। द डैश ऑफ अ थ्रेट मेजर्स इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अ सिस्टम, किसी भी थ्रेट की, किसी भी धमकी की या किसी भी खतरे की क्या चीज ये डिसाइड करती है कि उसका सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा? डिग्री ऑफ हार्म, यानी वो कितने डिग्री तक हार्म पहुंचा सकता है। ये चीज से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि देखो हर एक की ना, जो भी कोई थ्रेट है, चाहे वो वायरस है या कोई भी अटैक अगर हो रहा है, तो हर एक की ना डिग्री होती है, वो आप कैलकुलेट करते हो। उस कैलकुलेशन से आप पता लगा सकते हो कि सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया डिग्री ऑफ ए हार्म। अ वर्म can automatically move in network, can only be transferred with human intervention. Worms are harmless and option 4 is none of the above. तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्म होता है वो नेटवर्क में अपने आप मूव करता है। तो ए वर्म कैन ऑटोमेटिकली मूव इन नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क है, आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में गए, वर्म अपने आप मूव करता है। अ कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेज इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज अ, कोई भी कंप्यूटर का वायरस है वो अपने आप को एक दूसरे प्रोग्राम के साथ जोड़कर रखता है, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तभी वायरस एक्टिवेट होता है। तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होस्ट प्रोग्राम। ये बिल्कुल बायोलॉजी के जैसा है, जिससे वायरसेस होते हैं वो होस्ट सेल के साथ रहते हैं, तो होस्ट प्रोग्राम उसको बोला जाता है। वायरसेस दैट फूल अ यूजर इनटू डाउनलोडिंग और एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशंस, वो वायरसेस जो क्या करते हैं, जो सामने वाले को यानी यूजर को बेवकूफ बनाते हैं, उनको कोई भी यहाँ पर दिखाएंगे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आप उस पर क्लिक करोगे, उसको डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करते ही वो वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। इसको कैसे याद रखोगे कि वो दिखने में तो हॉर्स है, पर जब आप रियल में क्लिक करोगे तो ट्रोजन आप समझ सकते हो कि कोई भी किसी और कोई भी जानवर मान लो, तो ट्रोजन हॉर्सेस जो है इसका करेक्ट आंसर है। A dash is a small program embedded inside of a GIF image. GIF image के अंदर छोटा सा प्रोग्राम होता है जो डाल के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पाईवेयर एप्लीकेशन। ये नज़र रखने के लिए यूज़ किया जाता है कि आप कहाँ चला रहे हो, क्या चीज़ चला रहे हो। तो GIFs भी इतनी सेफ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। हैकर्स ऑफन गेन एंट्री टू अ सिस्टम टू अ नेटवर्क बाय प्रिटेंडिंग टू बी एट एज अ लेजिटिमेट कंप्यूटर। जो हैकर्स होते हैं वो किसी भी सिस्टम में एंट्री लेने की, किसी भी नेटवर्क में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। कोई नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो हैकर आने की कोशिश करेगा इसके अंदर, लेकिन वो ये प्रिटेंड करेगा, मान लीजिए कोई हैकर है ए, ठीक है, यहाँ पे ये सारे हैं BCDEF, ये एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? इनके IP एड्रेस से। तो ए को अगर इस नेटवर्क में घुसना है, वो क्या कोशिश करेगा कि वो किसी के भी IP एड्रेस को बिल्कुल सेम रेप्लिकेट करने की, वो इन सबको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि जो इसका IP एड्रेस है वो इन्हीं में से किसी एक के जैसा है। तो अगर हैकर्स जो एंट्री लेते हैं उसको बोलते हैं IP स्पूफिंग। What is a person called who uses a computer to cause harm to people or destroy critical systems? हम ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं जो कंप्यूटर का यूज करता है इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए? तो उनको बोला जाता है साइबर क्रैकर। साइबर क्रैकर वो होते हैं जो कंप्यूटर की हेल्प से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
डैश इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आर सेंड बाय ईमेल। ईमेल जो मैसेजेस भेजेगा जो अनसॉलिसिटेड है, यानी उनके अकॉर्डिंग मोरली करेक्ट नहीं है, या आप कह सकते हो इलीगल है, उनको वो कहाँ भेजता है? तो वो भेजता है स्पैम मेल में। यहाँ पे वैसे ही आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पैम, कहाँ भेजेगा? स्पैम मेल में भेजेगा। इट इज़ अ टूल किट फॉर हाइडिंग द फैक्ट दैट, एक ऐसी टूल किट है जो ये फैक्ट को छुपाती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच वर्क टू सबवर्ट। देखिए, आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में एक टूल किट होती है जो अगर थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ की है किसी भी सॉफ्टवेयर ने, तो वो उसको छुपा देगी कि ठीक है आपकी सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वो आपको यही दिखाएगी। तो इसको बोलते हैं रूट किट। अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन, जो डिजिटली हम सिग्नेचर करते हैं वो क्या होता है? वो एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है, कोई भी उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता है। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, हम कोई एंट्री करते हैं जिससे हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हो उसमें पासवर्ड पूछा जाता है, तो वो क्या होते हैं? पासवर्ड। वो क्या है? कोडेड एंट्रीज हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम में अपने एक्सेस ले रहे हो। द अनऑथराइज रियल टाइम इंटरसेप्शन, रियल टाइम इंटरसेप्शन का मतलब जिस टाइम पे कुछ हो रहा है उसी टाइम पे आपने बीच में जाके इंटरसेप्ट कर दिया, बीच में इंटरफेयर कर दिया, लेकिन कोई प्राइवेट कम्युनिकेशन थी, जैसे फोन कॉल को छुपके से सुनना, उसको क्या बोलते हैं? ये तो इंग्लिश का ही वर्ड है, ईव्स ड्रॉपिंग। अगर आप किसी की कॉन्वर्सेशन को छुपके से सुन रहे हो तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, यानी ईव्स ड्रॉपिंग। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन, जिसने प्रोग्राम बनाया है अगर वो उस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस डालता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैचेस। जब भी कोई बग्स वगैरह आते हैं तो पैच क्रिएट होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए, तो पैचेस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर्स मेमोरी बट अनलाइक अ वायरस इट डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। इन्होंने बोला इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की मेमोरी है लेकिन वायरस की तरह ये अपने आप को कॉपी नहीं करती? तो आपके पास जो इसका आंसर है वो है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या है? बेसिकली ये कंप्यूटर की मेमोरी ही होती है लेकिन ये अपने आप को कॉपी नहीं करती। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्लैग कोड एंड डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। मैंने आपको जस्ट अभी बताया क्या चीज़ अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करती। जैसे वायरसेस है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, तो वायरसेस तो रेप्लिकेट करते हैं, लॉजिक बॉम्ब अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है। ये इसको स्लैग कोड भी बोलते हैं और ये कंप्यूटर की मेमोरी में होता है। ध्यान से इसको याद कर लेंगे, 3 पॉइंट्स हैं इसके बारे में। इट हाइड्स ट्रू नेटवर्क एड्रेस एंड यूज टू इंटरसेप्ट ऑल मैसेजेस एंटरिंग एंड लीविंग द सिस्टम। ये ट्रू नेटवर्क एड्रेस को हाइड करता है और जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करता है, उन पे इंटरफेयर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉक्सी सर्वर। ये तो हम लगाते भी, अगर आपने देखा हो, अगर हमें मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करनी हो जो एक रीजन में बैन है तो हम क्या करते हैं? प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं हम। आप ये समझ लो कि जो हमारा कंप्यूटर का रियल आईपी एड्रेस है वो हाइड हो जाएगा, तो सिस्टम को या नेटवर्क को ये नहीं पता लगेगा कि ये सिस्टम कहाँ से बिलोंग करता है, तो रेस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं। तो इसका आंसर होगा प्रॉक्सी सर्वर। डैश रेफर्स टू अनऑथराइज्ड कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है अगर आप अनऑथराइज ले रहे हो और कॉपीड ले रहे हो, नॉर्मली क्या होता है हर कंप्यूटर पे जो आपका विंडोज़ डलेगी, फॉर एग्जांपल आपने विंडोज़ आपने ली है तो हर कंप्यूटर के लिए विंडोज़ एक यूनिक होगी, सब अलग अलग होती हैं। लेकिन अब आता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, उसमें क्या होगा कि हमने क्या करा है, जो विंडोज़ कर ली उसको कॉपी कर ली, वो अलाउड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसमें क्या होगा, इलीगल कॉपी करते हैं हम और सॉफ्टवेयर को। जैसे आपने देखा होगा कि विंडोज़ उड़ जाती है, तो अगर आप बिल्कुल प्रॉपर जाकर डलवाओगे तो आपके काफ़ी रुपए लगते हैं अगर आप ओरिजिनल डलवाओगे, लेकिन वहीं आपने एक सीडी में या डिस्क में आपने कॉपी कर रखी है, आप वहाँ से डाल रहे हो तो वो वापस ख़राब हो जाती है क्योंकि आप वो किसी की कॉपीड डाल रहे हो अपने उसमें, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो गाइज ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई रियली होप आपको इनमें से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगेंगे ही लगेंगे, तो इनको ध्यान से कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर आरबी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ प्लेलिस्ट भी टाइम टू टाइम चेक करते रहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि कोई वीडियो, कोई सेशन आपने मिस नहीं किया है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल @RB_ESCO पे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आज जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी पर सारी PDFs आपको टाइमली अवेलेबल करा दी जाती हैं।
इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे ऑफिसर्स बैच की, जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमने लॉन्च किया है। इसमें सारे मेन सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स, जीके और रीजनिंग, आपको सभी की प्री रिकॉर्डेड सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, इन सभी एग्जाम से प्रॉपर फोकस है। बहुत रीजनेबल प्राइस है, यानी 1999, एंड दैट टू फॉर 9 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। दैट मीन्स आपके मेन एग्जाम सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चारों सब्जेक्ट्स की नीड नहीं है, तो आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस भी ले सकते हैं। जैसे द्रोणाचार्य बैच सर ने लॉन्च किया है मैथ्स का, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का है, रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है, और जीएस का मेरा और शिवम सर का है, जिसमें हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी डल चुकी हैं। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे।